नमस्कार। आज हम कुछ बहुत ही अहम मुद्दों पर गहराई से बात करेंगे। हमारे पास चिकित्सा शिक्षा में बदलाव, पर्यावरण और विकास के बीच की जो एक खींचतान है, भारत की आर्थिक स्थिति, वैश्विक रिश्ते और हाँ, कुछ मानवीय जज्बे की अनोखी कहानियों से जुड़े सूत्र हैं। हाँ बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं इन सब में क्या खास है, क्या समझने लायक है। चलिए शुरुआत करते हैं चिकित्सा शिक्षा से। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी ने 2025 के लिए फैकल्टी पात्रता के नियमों में कुछ बड़े बदलाव किए हैं। हाँ, और इनका जो मुख्य मकसद है वो है देश में करीब 75,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ना। ये बहुत बड़ा लक्ष्य है। बिल्कुल। और इसके लिए वो कह रहे हैं कि जो बड़े गैर शैक्षणिक अस्पताल है उन्हें भी पढ़ाने की मंजूरी मिल सकती है और सीनियर रेजिडेंसी के नियमों में भी कुछ ढील दी जा रही है। हाँ, ये एक तरह से विस्तार पर जोर है, जैसे यूके वगैरह में होता है। थोड़ा लचीलापन आने की कोशिश है। एनएमएमटीए जैसे संगठन तो खुश हैं इससे। अच्छा। लेकिन यहाँ जो असली सवाल है वो है विस्तार और गुणवत्ता के बीच संतुलन का। मतलब कुछ एक्सपर्ट्स को चिंता है कि अगर मानक बहुत ज्यादा ढीले कर दिए गए तो शिक्षा की गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है। हाँ, ये तो है। सीटें बढ़ना एक बात है, लेकिन अच्छे डॉक्टर तैयार करना वो ज्यादा जरूरी है, खासकर जब एमएससी और पीएचडी वालों को भी पढ़ाने के मौके मिलेंगे। सही बात है। गुणवत्ता का सवाल बहुत अहम है। अच्छा, गुणवत्ता और संतुलन की बात चली है तो एक और ऐसी परियोजना देखते हैं जहां ये सवाल उठ रहा है। ग्रेट निकोबार परियोजना। ये करीब 72,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा। हाँ, इसमें बंदरगाह, हवाई अड्डा, काफी कुछ बनना है। लेकिन चिंता है भूकंप और सुनामी के खतरे को लेकर। क्या मतलब वहां खतरा ज्यादा है? देखिए, जो EII रिपोर्ट है, मतलब पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट, उसमें तो भूकंप के खतरे को कम बताया गया है। अच्छा। लेकिन दूसरी तरफ IIT कानपुर के वैज्ञानिक हैं जिन्हें पिछले 8,000 सालों में उसी इलाके में 7 बड़ी सुनामी के सबूत मिले हैं, भूवैज्ञानिक सबूत। ओह, 7 बड़ी सुनामी। हाँ, और प्रोफेसर जावेद मलिक, प्रोफेसर CP राजेंद्रन जैसे विशेषज्ञ लगातार कह रहे हैं कि बिना पूरी तरह से साइट स्पेसिफिक स्टडी के आगे बढ़ना ठीक नहीं। वो इलाका भूकंपीय जोन 5 में आता है, जो सबसे खतरनाक माना जाता है। तो अब क्या हो रहा है इस पे? मामला अब NGT मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास है। वो इसकी पर्यावरणीय समीक्षा कर रहे हैं। तो ये विकास की जरूरतें और प्राकृतिक आपदाओं का जो जोखिम है उसके बीच एक बहुत मुश्किल संतुलन साधने की कोशिश है। वाकई ये संतुलन साधना बहुत मुश्किल है। चलिए अब देश की आर्थिक तस्वीर पर आते हैं। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट आई है हाल में, उसमें कुछ दिलचस्प आंकड़े हैं। हाँ, वो रिपोर्ट काफी ध्यान खींच रही है। वो बताती है कि भारत में 2011-12 से 2022-23 के बीच आय असमानता मतलब इनकम इनइक्वालिटी वो काफी कम हुई है। अच्छा। कितनी? गिनी इंडेक्स जो इसे मापता है वो 28.8 से घटकर 25.5 पर आ गया है और इसी दौरान जो अत्यधिक गरीबी है वो 16.2% से घटकर सिर्फ 2.3% रह गई है। ओह, 7 बड़ी सुनामी। हाँ, और प्रोफेसर जावेद मलिक, प्रोफेसर CP राजेंद्रन जैसे विशेषज्ञ लगातार कह रहे हैं कि बिना पूरी तरह से साइट स्पेसिफिक स्टडी के आगे बढ़ना ठीक नहीं। वो इलाका भूकंपीय जोन 5 में आता है, जो सबसे खतरनाक माना जाता है। तो अब क्या हो रहा है इस पे? मामला अब NGT मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास है। वो इसकी पर्यावरणीय समीक्षा कर रहे हैं। तो ये विकास की जरूरत है और प्राकृतिक आपदाओं का जो जोखिम है उसके बीच एक बहुत मुश्किल संतुलन साधने की कोशिश है। वाकई ये संतुलन साधना बहुत मुश्किल है। चलिए अब देश की आर्थिक तस्वीर पर आते हैं। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट आई है हाल में, उसमें कुछ दिलचस्प आंकड़े हैं। हाँ, वो रिपोर्ट काफी ध्यान खींच रही है। वो बताती है कि भारत में 2011-12 से 2022-23 के बीच आय असमानता मतलब इनकम इनइक्वालिटी वो काफी कम हुई है। अच्छा, कितनी? गिनी इंडेक्स जो इसे मापता है वो 28.8 से घटकर 25.5 पर आ गया है और इसी दौरान जो अत्यधिक गरीबी है वो 16.2% से घटकर सिर्फ 2.3% रह गई है। अरे वाह, 16.2 से 2.3%, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, बहुत बड़ा। और रिपोर्ट ये भी कहती है कि भारत अब दुनिया के चौथे सबसे कम असमानता वाले देशों में शामिल हो गया है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। इसका श्रेय किसे दिया जा रहा है, मतलब कैसे हुआ ये? रिपोर्ट के हिसाब से जो सरकारी योजनाएं हैं जैसे जनधन योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT, स्टैंड अप इंडिया, इनका इसमें बड़ा हाथ रहा है। ये दिखाता है कि आर्थिक विकास के साथ साथ अगर सही नीतियां हों तो सामाजिक समानता को भी बेहतर बनाया जा सकता है।
हाँ, ज़मीनी चुनौतियां तो रहती हैं, लेकिन आंकड़े तो यही कहानी कह रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, भारत की बात चल रही है तो अब थोड़ा बाहर देखते हैं। प्रधानमंत्री की हाल की ब्राजील और अर्जेंटीना यात्राएं हुई। करीब 60 साल में पहली द्विपक्षीय यात्राएं थी ये इन देशों की। हाँ, ये ऐतिहासिक तो है ही, लेकिन रणनीतिक तौर पर भी बहुत अहम है। ब्राज़ील के साथ तो हमारे रिश्ते बहुत पुराने हैं, 16वीं सदी से। व्यापार भी अच्छा खासा है, करीब $12 बिलियन का, और हम G20, G4 जैसे मंचों पर साथ हैं। अच्छा, ये नेल्लोर गायों वाली बात भी सुनी थी मैंने। हाँ हाँ, वो ब्राज़ील की मशहूर नेल्लोर गायें असल में भारतीय नस्ल की ही वंशज हैं। और अर्जेंटीना की बात करें तो वो हमारे लिए लिथियम का एक बड़ा स्रोत बन सकता है, जो ग्रीन एनर्जी के लिए बहुत ज़रूरी है। लिथियम। और इन यात्राओं में वो पुरानी बातें भी याद की गईं, जैसे टैगोर और विक्टोरिया ओकैम्पो की दोस्ती या इंदिरा गांधी की यात्रा। ये सब दिखाता है कि रिश्ते कितने गहरे हैं। ये दौरे भारत की ग्लोबल साउथ कूटनीति का हिस्सा हैं, मतलब उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ साझेदारी मजबूत करना। ग्लोबल साउथ की बात हुई तो अब जरा ग्लोबल नॉर्थ चलते हैं, जहां एक चिंताजनक खबर है। यूरोप में भयंकर गर्मी पड़ रही है। हाँ, ये स्थिति वाकई बहुत गंभीर है। स्पेन में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक चला गया, जो रिकॉर्ड है। कई लोगों की मौत की खबरें हैं, जंगलों में आग लगी हुई है। 46 डिग्री यूरोप में? हाँ, और वैज्ञानिक कह रहे हैं कि यूरोप जो है वो दुनिया के औसत से दोगुनी तेजी से गर्म हो रहा है, करीब आधा डिग्री सेल्सियस हर दशक में। ऐसा क्यों? इसके कई कारण बताए जा रहे हैं। आर्कटिक से नज़दीकी, मिट्टी का सूखापन, जेट स्ट्रीम में बदलाव, और चिंता की बात यह है कि WHO की चेतावनियों के बावजूद यूरोप के सिर्फ 21 देशों के पास ही गर्मी से निपटने के लिए कोई ठोस हेल्थ प्लान है। सिर्फ 21? ये तो काफी कम है। दिखाता है कि तैयारी कितनी कम है जलवायु परिवर्तन से निपटने की। बिल्कुल, ये एक बड़ी चेतावनी है सबके लिए। वाकई। चलिए अंत में एक प्रेरणा देने वाली कहानी की बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने त्रिनिदाद में जिक्र किया था शिवदास साधु का और उनके समुद्र में बनाए मंदिर का। हाँ, वो कहानी तो कमाल की है। शिवदास साधु वो गिरमिटिया मजदूर थे। उनका मंदिर जमीन पर तोड़ दिया गया था। अच्छा। तो उन्होंने हार नहीं मानी। अकेले 25 साल लगाकर समुद्र के अंदर, जहां सरकारी जमीन नहीं थी, वहां एक मंदिर बना दिया। लोग उन्हें त्रिनिदाद का दशरथ मांझी भी कहते हैं। 25 साल अकेले? अद्भुत। हाँ, ये कहानी जो है वो 1845 से त्रिनिदाद गए भारतीय प्रवासियों की पीढ़ियों का जो विश्वास है, जो दृढ़ संकल्प है और अपनी संस्कृति को जिंदा रखने की जो ललक है, उसका प्रतीक है। त्रिनिदाद में करीब 40% आबादी भारतीय मूल की है। उनके लिए ये बहुत बड़ी धरोहर है। और वहाँ OCI कार्ड नियमों में विस्तार की भी घोषणा हुई। हाँ, वो भी इसी जुड़ाव को और मजबूत करता है। सच में असाधारण कहानी है ये। तो आज हमने देखा कि कैसे अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो नीतियां हो, पर्यावरण हो, अर्थव्यवस्था हो या फिर व्यक्तिगत जज्बा, बहुत कुछ चल रहा है जो हमारी दुनिया को बना रहा है, बदल रहा है। बिल्कुल। और इन सब बातों से एक चीज जो बार बार सामने आती है वो है बदलाव और संतुलन। हमने देखा कि चिकित्सा और कृषि में नए रास्ते खोजे जा रहे हैं, असमानता कम हो रही है और इंसान का संकल्प क्या कुछ नहीं कर सकता। लेकिन साथ ही ग्रेट निकोबार या यूरोप की गर्मी जैसे उदाहरण हमें याद दिलाते हैं कि ये जो विकास की रफ्तार है और जो स्थानीय ज़रूरतें हैं, चाहे वो पर्यावरण हो, भूकंप का खतरा हो या सांस्कृतिक पहचान का सम्मान, इनके बीच सही तालमेल बिठाना कितना ज़रूरी है और कितना मुश्किल भी। शायद यही हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, जिस पे हमें लगातार सोचते रहना होगा।